दोस्तों, आज है हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स जिनको इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम जनमानस के बीच इतने ज़्यादा फेमस ही हैं वो। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज है हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि लगातार 25 वर्षों से आम जनमानस की समस्याओं को लेके उनके समाधान के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं। चाहे वो अनाथ बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे अनाथ बच्चियों का विवाह कराना हो, पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमेशा ऐसी समस्याओं में आम जनमानस के साथ खड़े मिले हैं। तो दोस्तों, पूरी बातचीत जो हमारी त्रिपाठी जी के साथ हुई है एपिसोड में देख सकते हैं। सो एंजॉय द शो। और एक विनती आपसे और है दोस्तों कि एक वीडियो दरअसल हमको बनाने में, एक एपिसोड बनाने में करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और टीम वर्क भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा रहता है। और आप लोग जो है बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंजॉय द शो। नमस्कार। आप मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्र जो है वो सिर्फ समाज सनातन तक ही सीमित है क्या? किसी का शोषण नहीं हो रहा, शोषण सिर्फ ब्राह्मण का हो रहा है। बेटे जैसा उनको मानते थे, अपने आदमी के लिए पट्टीदारी में अपने भाई से सर फोड़ जाते थे, चोरी के आरोप में जेल चला गया था। ये कट्टर मुसलमान जो भारत में रह करके भी ब्राह्मणवाद ही तो, अगर ब्राह्मणवाद हो जाए तो सामाजिक एकीकरण हो जाए, के बावजूद भी ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात क्यों हो रहा है, ब्राह्मण के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। मनुस्मृति जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का प्रतीक है। ये ब्राह्मण एकरूपता की बात करता है। ब्राह्मण जात के आधार पर भेदभाव का काम कभी नहीं किया। आरक्षण दिया जा रहा है, इससे देश बर्बादी की ओर जा रहा है, प्रतिभाएं हमारी कुंठित हो रही हैं और प्रतिभाओं का वध किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, वर्तमान में आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कैसा रहा सफर यहाँ तक पहुँचने का? क्या क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? आप इतने बड़े पद पे हैं। देखिए, आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कार्य की शुरुआत में जी। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक हो, सामाजिक हो, ईर्ष्यालुओं से जूझना पड़ता है, विरोधियों से जूझना पड़ता है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। जो इन्हें झेल करके आगे आता है वही अपने मिशन को पूरा कर पाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो तमाम दिक्कतें हमको झेलनी पड़ी। मैं बड़ा गरीब परिवार से उठा था। संकल्प मैंने लिया था कि जिस कुल में जन्म लिया हूँ उसके सम्मान, अधिकार, बेबस लाचार लोगों की मदद करूंगा। 25 साल लग गया मुझे इस सफर में, बहुत मुसीबतों के। अब तो मैं जब सोचता हूँ कि उन दिनों जो ये संघर्ष मैं झेला हूँ, आज सोचने के बाद रोंग के खड़े हो जाते हैं कि कैसे मैं उन दिनों को झेला। हाँ। लेकिन ठीक है, एक अनुभव हुआ। इसलिए किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों से, संघर्ष से जब घबरा जाएगा तो टूट जाएगा और उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो त्रिपाठी जी, हमें ये बताइए कि आपकी ये जो महासभा है, आपकी विचारधारा जो है किस पार्टी से मेल खाती है? मैं किसी पार्टी के नेतृत्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज संगठन नहीं चला रहा। जो मेरे मिशन के अनुसार जो भी पार्टी हो, नेता हो, अगर वो मिशन के लिए मेरे उपयोगी है तो मैं उसके लिए उपयोगी हूं। लेकिन आज की जो राजनीति है देश की, सभी दलों की, सभी नेताओं की यूज एंड थ्रो, मैं स्वयं और मेरा संगठन यूज हुआ, वो मेरी और संगठन की भावनात्मक ये रहा। मैं सदैव यूज हुआ। लेकिन ये जरूर रहा, धोखा भी हमको मिला इन दलों और नेताओं से। मैं कोई भी निर्णय संगठन स्तर पर लेता हूं तो आम कार्यकर्ताओं की, अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों का सुझाव लेता हूं, उसके बाद सभी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं। मैंने विभिन्न दलों में अपनी पैठ बनाया, संपर्क भी है सभी दलों के नेताओं से, टॉप टू बॉटम
लोगों से संपर्क है। दो एक बार मैंने राजनीतिक दलों को सपोर्ट भी किया। सपोर्ट इस विषय पर किया कि जो पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब ब्राह्मण हैं, न्याय से वंचित हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, इसकी सुरक्षा कैसे होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए दो एक बार मैं राजनीतिक दलों को सपोर्ट करने का कार्य किया। लेकिन वो सब जो है बेकार सिद्ध हुआ। तब से इस बात का हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जो सोच करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का निर्माण किया गया, उसके अनुरूप हम सही दिशा में कार्य कर सकें। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, उसको मिल बैठ करके हम लोग तय करके कार्य को लेकर के चलते हैं। जैसा कि त्रिपाठी जी आपने बताया कि आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी के मतलब बंधी हुई नहीं है। नहीं, किसी राजनीतिक दल के अधीन, ये मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक ये नहीं है कि हम किसी के अधीन रह करके तो मैं कर नहीं पाऊंगा। गुलाम बन करके मैं एक समाज का नेतृत्व तो कर नहीं पाऊंगा, वो भी ब्राह्मण समाज का। ब्राह्मण तो समाज का फेविकोल है जो सबको जोड़ करके, ब्राह्मण के का पहला धर्म है कि उसके लिए राष्ट्र, समाज, धर्म प्रमुख है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उसका उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र से अलावा कोई उसका धर्म नहीं है। ये वही, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, क्वेश्चन वगैरह रेडी कर रहा था, तो आपकी फेसबुक पर मैंने कई सारी पोस्ट देखी, जिनमें अधिकतर पोस्ट क्या थी कि आपकी बीजेपी नेताओं के साथ थी। तो बीजेपी पार्टी पे हमेशा से जो है ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगा है, चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया हो, चाहे वो सी प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ हो। उस टाइम भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो ये कुछ मुझे मतलब अटपटा सा लगा, समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस पार्टी के साथ भी हैं, मतलब उन नेताओं के साथ हैं जिस पार्टी पर, जिन नेताओं पर ब्राह्मण विरोधी होने का समय समय पर ठप्पा लगता रहा है। देखिए, भाजपा के साथ रहने का एक कारण ये है जी। कि सनातन संस्कृति, धर्म आदि विषयों को लेकर के भाजपा चलती है, ये उसका स्पष्ट नारा है। एक तो ये रहने का कारण है, क्यों कि ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है, सनातन के लिए जीता है, सर्व समाज के कल्याण को लेके चलता है ब्राह्मण, वो बीजेपी में दिखता है। यही कारण रहा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का। ब्राह्मण के सम्मान और अपमान, हितों पर कुठाराघात की जो बात है, सभी दलों ने ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया। बिना ब्राह्मण के किसी का कल्याण भी नहीं होगा। ब्राह्मण ही जब चाहा तो बसपा सत्ता में आई। जब ब्राह्मणों का अपमान तिरस्कार शुरू हो गया, गर्द में चली गई। ब्राह्मण जब हटा है तो सपा भी सत्ता में तभी आई जब ब्राह्मण की कृपा हुई। जब ब्राह्मणों का इन्होंने अपमान शुरू किया, गर्द में चली गई। बीजेपी आई, ब्राह्मणों की कृपा से आई है। आज बीजेपी निश्चित रूप से ब्राह्मणों का 100% आशीर्वाद प्राप्त है बीजेपी को। जिस तरह से 100% आशीर्वाद बीजेपी का ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला है, उसी 100% से ब्राह्मणों का हित दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहा विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, या जो भी ब्राह्मण बाहुबली हो, अपराधी समाज के अवांछनीय तत्व होते हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी सरकार कार्यवाही करे, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। ये अमन के शत्रु माने जाते हैं जो अपराधी होते हैं। लेकिन ऐसे विषयों पर मैं अड़ा हूं, यह देख करके सरकार और प्रशासन की कार्यवाही को कि अन्य जातियों के अपराधी संरक्षित हों और ब्राह्मण बाहुबली
मारा जाए, यहाँ मैं जरूर विरोध किया हूँ। हाँ, अपराधी के खिलाफ एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, नियम एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। जब उसमें भेदभाव होता है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के सैनिक मेरे नेतृत्व में विरोध करते हैं। अखिल ब्राह्मण महासभा का जो है आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के लोकतंत्र में, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो आप अन्य महासभाओं जैसे क्षत्रिय महासभा हो गई, वैश्य महासभाएं हो गई, दलित महासभाएं हो गई, आप इनको जो है किस पायदान पर रखते हैं? मतलब इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक जाति से न राजनीति होती है, न एक जाति से देश और समाज का निर्माण होता है। भारत देश जो है बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय देश है। आज पूरे देश में जातीय संगठनों की बाढ़ आ गई है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सभी जातियों में असंतोष और भेदभाव से आहत वो जातियां हैं। जातिगत संगठन ठीक है, ये संगठन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। जातीय संगठनों का मूल उद्देश्य है कि अगर हमारे जात के गरीब, बेबस, लाचार, जरूरतमंद, पीड़ित अगर लोग हैं तो हम संगठित होकर के उस कमजोर की मदद करें। ब्राह्मण संगठन को चुनने का एकमात्र मेरा कारण यह रहा कि सबको राजा ब्राह्मण ने बनाया, लेकिन ब्राह्मण का कल्याण और भला किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से प्रदेश तक स्थापित करने वाला ब्राह्मण ही है। सत्ता में भी शीर्ष जगहों पर, प्रशासन में, शासन में ब्राह्मण ही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इसके बावजूद भी ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात क्यों हो रहा है, ब्राह्मण के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, यह दुख का विषय है। हम लोग काफी संगठनों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का कार्य किया, लेकिन ढाक के 3 पाक कोई लाभ मन विशेषतया ब्राह्मण समाज को नहीं मिला। और सिर्फ हम इसको सरकार या पार्टी को दोष नहीं मानते, इन पार्टी और सरकार में बैठे हुए हमारे समाज के नेतागण भी समाज के साथ तमाम अन्याय होते हैं, कभी बोलते नहीं, चाहे सदन में या सड़क पर। इन लोगों को मेरा एक सुझाव है कि चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो भी नेतागण हैं, अन्य नेताओं से सीख लें कि अपने समाज के पीड़ित लोगों के लिए सड़क पर उतर करके पक्ष रखते हैं, सदन में रखते हैं। हम भी यह उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे भी समाज के लोग समाज के साथ हो रहे अन्याय के विषय को लेकर के इनको सदन में बोलना चाहिए, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन दूर दूर तक दिखता नहीं है, ये पीड़ा है हम लोगों की। तो आपको लगता है कि वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों को एक स्पष्ट आवाज की जरूरत है, उनके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए? निश्चित रूप से भारत ब्राह्मण, मैं कहा कि ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। ब्राह्मण कट्टर नहीं होता, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण समाज का वो फेविकोल है जो सभी को जोड़ के लेके चलता है। कभी वो जाति आधार पर भेदभाव करके काम कभी नहीं किया। इतिहास उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे रामायण हो, गीता हो, शास्त्र हो, कहीं आप उठा करके देख लीजिए, ब्राह्मण जात के आधार पर भेदभाव का काम कभी नहीं किया। किया होता हमारे पूर्वजों ने तो वसुधैव कुटुंबकम किस बात का परिचायक है? ये जात का परिचायक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जात का परिचायक है। ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। ब्राह्मण कट्टर होता है, जातिवादी होता है। लेकिन ब्राह्मणों पे जो है त्रिपाठी जी, हमेशा आरोप ये लगता रहा है कि समाज में दलितों को दबाने वाला सबसे पहला ब्राह्मण ही थे। जो ये कहते हैं उन्हें अध्ययन करने की जरूरत है। शादी हो या बर्बादी हो, शुभ हो अशुभ हो, आप उसमें देख लीजिए ब्राह्मण की भूमिका। हम लोगों के यहाँ शादी में डोम पूजे जाते हैं, उनके बनाए हुए बर्तन में हमारी लड़की का सुहाग जाता है, उसको शुभ माना गया। माली जो पिछड़ी जात का है, उसके बनाए हुए मुकुट को धारण करके वर जाता है, कितना सुंदर लगता है।
कुम्हार के बनाए हुए बर्तन को शुभ माना गया है। बढ़ई लोहार के बनाए हुए आसन को सिंहासन माना जाता है। चमार की महिला को दूसरी मां मानने की व्यवस्था है। धोबिन जात जो दलित जात की है, वो हमारी लड़की के मांग में पहला सिंदूर डालने का काम करती है। कहाँ भेदभाव किया ब्राह्मण ने, कहाँ दलितों का सम्मान नहीं किया, कहाँ अपमान किया। अपमान कहने वाले लोग कि ब्राह्मण ने दलित का सम्मान नहीं किया है, आकर के डिबेट में मुझसे बात करें कि कहाँ अपमान किया गया है, किस जगह पर किया गया है। ब्राह्मण ने समाज में पूजित स्थान दलितों और पिछड़ों को दिया है, कभी उनका अपमान नहीं किया है। त्रिपाठी जी, वर्तमान समय में देख के बताइएगा, वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए बताइएगा कि ब्राह्मणवाद से अन्य जातियों को या पिछड़ी जातियों को दिक्कत है, उनका शोषण अभी भी हो रहा है? किसी का शोषण नहीं हो रहा, शोषण सिर्फ ब्राह्मण का हो रहा है। दलित हो या पिछड़ा हो, इनके लिए आरक्षण की सुविधा है। जितने सरकारी योजनाएं निकली हैं वो दलित के लिए है, पिछड़ा के लिए है, मुसलमान के लिए है। ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के लिए कौन योजना है, एक बता दीजिए। दलित और पिछड़ा को मुफ्त में अन्न मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है। कोई उनको जांच कह करके कुछ बोल दिया तो एक एक्ट लगा हुआ है, उसके तहत बिना जांच के जेल जाएगा, सरकारी उनको सुविधा मिलती है। उनका कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? उत्पीड़न आज सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ब्राह्मण का, जिसने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चल करके समाज और राष्ट्र के लिए कार्य किया है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। आज ब्राह्मण का जगह जगह उत्पीड़न, उस न्याय से वंचित किया जा रहा है। ब्राह्मण के लिए क्या बना है, ये सरकारें बताएं ना, ये पार्टियां बताएं। कौन सी पार्टी है जो ब्राह्मण, पीड़ित ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, लाचार ब्राह्मण, जरूरतमंद ब्राह्मण की वकालत करता है? कोई दल बता दे, कोई राजनीतिक दल बता दे। आप ब्राह्मणवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं, उनके अधीन जो है उसी के लिए काम कर रहा है। तो त्रिपाठी जी, हमें ये बताइए कि ब्राह्मणवाद की विचारधारा का मंतव्य क्या है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद यही है, आपको बता रहा हूं जी। कि राम और रावण, मैं यही सुझाता हूं। राम हमारे लिए चरित्र है और रावण विद्वान है। रावण ब्राह्मण था, फिर भी मैं राम का चरित्र धारण करके राम की पूजा करता हूं और करवाता हूं। सेवरी को गले लगाता हूं, रैदास की पूजा सम्मान करता और करवाता हूं। अंबेडकर की पूजा, संविधान निर्माता उन कहे जाते हैं, 100 कुछ लोग उस कमेटी में थे, लेकिन आज बी आर अंबेडकर हुए, ये ब्राह्मण की देन है। कहाँ ब्राह्मण जातियों का विरोध करता है भाई, कहीं एक बता दीजिए। ब्राह्मण का आज सारे लोग विरोध कर रहे हैं। एक नया ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है कि ब्राह्मण का विरोध करिए, ब्राह्मण को गाली दीजिए, रातों रात नेता बन जाएंगे। ब्राह्मण को गाली दे करके नेता बनने का शौक है, तो मैं ऐसे असामाजिक तत्वों को मेरा सुझाव है कि अगर गाली देने से तुम नेता बन सकते हो, तो अगर उनका आशीर्वाद लेकर के बनोगे तो नेता नहीं, सत्ता में आ सकते हो। इसलिए ब्राह्मण की पूजा करो अगर सत्ता में पहुंचना है तो। त्रिपाठी जी, आपके समर्थन वाली अखिल भारतीय महासभा क्या प्रत्यक्ष रूप से कभी राजनीति में आएगी? अब देखिए, ये समय वक्त की बात है। राजनीति मेरा विषय नहीं है, समाज सेवा मेरा विषय है। लेकिन अगर यही हालात रहा ब्राह्मण उत्पीड़न की, उपेक्षा और तिरस्कार की, उनके हितों पर कुठाराघात की, तो आने वाले दिनों में, चूंकि यह संगठन ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर तेज गति से जा रहा है, पहुंच रहा है, जिस दिन बूथ स्तर पर पहुंचा और हालात यही रही ब्राह्मणों के उपेक्षा और तिरस्कार का, तो यह भी निर्णय सर्वसम्मत बन सकता है। तो जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। आपने जैसे बताया कि आप मुख्यतः समाज के लिए काम करते हैं, आपकी संस्था मुख्यतः समाज के लिए काम करती है, तो मुझे बताइए कि कितने ब्राह्मण बच्चों का या कितने अन्य जाति के बच्चों को आपने उनके सपने साकार करने में मदद करी है? कितने लोगों को उनकी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है? देखिए, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं, बहुत दुस्साहसिक कदम मैंने उठाया संगठन और सेवा का, गरीब घर का लड़का रहा।
अपने सीमित संसाधन में, क्षमता में जो मैं कार्य किया हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। कई सौ गरीब ब्राह्मण बच्चों को, उनके साथ साथ अन्य जातियों को भी मैंने विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में रोजी रोटी दिलाने का कार्य किया। हमारे संगठन में तमाम फैक्ट्री मालिक हैं, उस तरह के लोग हैं, संविदा में रखवाया, प्राइवेट फैक्ट्रियों में रखवाया। क्योंकि ब्राह्मण भावुक और उदार होता है। यूं भी मेरा स्वभाव बड़ा उदार है, आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जो भी आया, जिस तरह की मदद की उसको जरूरत पड़ी, मैंने दिया। लखनऊ की धरती पर एक अनाथ बच्चे को शिक्षा नहीं, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, मैंने उसको शिक्षा दिलवाया, मदद 2-4 लोगों को लेकर के एडमिशन कराया, पढ़ाया लिखाया, और ये लखनऊ का अधिकारी है। अच्छा। जहां भी अनाथ बच्चे हुए मैं पहुंचा, चाहे उनके पिता की हत्या हो गई हो या जिस भी रूप में, ऐसे तमाम बच्चों को गोद लिया, कुछ दिन तक उनकी शिक्षा, आर्थिक मदद किया, गरीब कन्याओं की शादी, गरीबों में वस्त्र वितरण। कभी ये नहीं करता कि ये सिर्फ ब्राह्मण को ही वस्त्र वितरण किया जाएगा, ब्राह्मण को ही अन्न दिया जाएगा, कतई नहीं। ये कट्टरता कभी नहीं मिला। कंबल बट रहा, जो भी यहाँ वो ले जाए। आज कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हाँ। ये उनकी राजनीति होगी। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा जारी की गई हैं, क्या उसमें मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा का वर्गीकरण करके वो लाभ मिल रहा है? सर्वाधिक लाभ मुसलमान पा रहे हैं, सर्वाधिक दलित पा रहे हैं, सर्वाधिक पिछड़ा पा रहे हैं। उसमें अगड़ों में ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण के लिए कौन सी योजना है? सरकार बता दे। ये वोट का एक तुष्टीकरण ये है कि उस आधार पर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हिंदुओं में आक्रोश आएगा, मुस्लिम हम एक पक्ष भागेगा तो एक पक्ष आएगा। योजनाएं जो चलती हैं सरकार की, उसमें भेदभाव नहीं होता है। आप आरक्षण के समर्थन में है कि नहीं? आरक्षण इस देश के माथे का कलंक, इसे समाप्त होना चाहिए। इसलिए कि आरक्षण का 100% दुरुपयोग हो रहा है। जात के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, इससे देश बर्बादी की ओर जा रहा है, प्रतिभाएं हमारी कुंठित हो रही हैं और प्रतिभाओं का वध किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। जात के नाम पर जो दिया जा रहा है, अब आप एक उदाहरण मैं देख रहा हूं जी, चंद्रशेखर रावण को आप देख रहे होंगे, के स्पीच को सुनते होंगे, जिस अमर्यादित शब्दों का वो प्रयोग करता है, जिस तरह से एक अकेले किस बल पर करता है? जो उसे तोप मिला है, सरकारों ने दिया है जिस वर्ग को, वो तोप का असर है कि अकेले जिस शब्दों का प्रयोग वो करता है, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो तोप की देन है। अभी उस तोप को हटा दिया जाए, दुरुपयोग को रोक दिया जाए, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे दलित एक्ट हो, अभी उनकी भाषा देख लीजिए निकलना बंद हो जाएगी। तो ये उत्पीड़न कर रहे हैं, उस जो उनको सुविधा प्रदत्त की गई है ना, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो दलित वर्ग में IAS IPS हैं और जात के नाम पर उनको भी सुविधा, एक IPS का उत्पीड़न कैसे होगा हरिजन एक्ट के तहत? एक IPS का कैसे कर लेगा कोई? रावण जैसे, चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति का उत्पीड़न कहाँ होगा? अभी कोई बात होगी, दलित एक्ट लगेगा, अभी कोई सुविधा आएगी, ये लोग लेंगे। इतनी नैतिकता अगर है तो दलित वर्ग के ये जितने लोग काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, नैतिकता के आधार पर इन्हें आरक्षण के लाभ को छोड़ देना चाहिए। यही दलित वर्ग के पात्र व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई सवर्ण अन्याय नहीं कर रहा है, आरक्षण का दुरुपयोग यही कर रहे हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए जाति आधारित आरक्षण खत्म करके जो दुरुपयोग हो रहा है, इसे आर्थिक आधार पर किया जाए। आर्थिक आधार पर होने से सभी वर्ग के गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। वही जैसे आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर का चयन हो जाना चाहिए, जो जिसकी सरकार बात भी कर रही है कि क्रीमी लेयर आ जाने से जो दलित वर्ग में लोग उठ गए हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा आरक्षण का,
और जो अभी भी पिछड़े हुए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उसका मैं समर्थन करता हूँ। उन जिनके लिए बना है उनको आरक्षण का लाभ मिले, वो भी उठे, अवसर तो मिले। अगला खड़ा हुआ है, अब पीछे वाला पीछे का पड़ा हुआ है, बार बार वही आ रहा है, तो पीछे वाले को भी तो अवसर दिया जाना चाहिए। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो देश के गरीबों, चाहे वो किसी वर्ग का गरीब हो, गरीब गरीब होता है, आरक्षण का लाभ उसे दिया जाए। हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अब आरक्षण अपात्र लोगों को मिल रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, करता रहूंगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक भी है। 10 वर्ष के लिए आरक्षण होगा, 10 वर्ष के बाद समीक्षा होनी चाहिए, इसी तरह की समीक्षा हो, क्रीमिलियर बनाया जाए। लेकिन आजादी 1947 में आजादी मिला और आज तक इसकी समीक्षा नहीं हुई। डर है कि कहीं दलित हमसे नाराज होकर के हमारा वोट भाग न जाए, तो वोट की तुष्टिकरण राजनीति इस देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है और असंतोष व्याप्त है समाज में। वोट की राजनीति, खुली समीक्षा हो जानी चाहिए। अब तो सदन में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अगड़े भी हैं, खुली समीक्षा हो कि आखिर इसका दुरुपयोग कौन कर रहा है। देश के पात्र दलितों को भी समझना चाहिए कि उनके साथ अन्याय उन्हीं के वर्ग के उच्च पदस्थ लोग कर रहे हैं। अब एक बार जो सांसद मंत्री विधायक हो गया दलित वर्ग का, वो दलित हक का लाभ ले रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो असली शत्रु दलित वर्ग के, गरीबों के, उन्हीं के वर्ग के उच्च पदस्थ लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं। तो हम तो दलित वर्ग के, चाहे पिछड़ा वर्ग के, गरीबों के साथ हैं। मैं उनके साथ उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, वो आए, लेकिन वो सोचें, चिन्हित करें कि आखिर में उनका वाजिब शत्रु कौन है, सवर्ण है या उन्हीं के वर्ग के उच्च पदस्थ लोग हैं। सवर्ण आयोग के समर्थन में हैं आप? सवर्ण आयोग होना चाहिए भाई। जब दलित आयोग हो गया, पिछड़ा आयोग होगा, महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, सारे आयोग हुए और सारी सुविधा इनको दी जा रही है, उसके बावजूद भी आयोग है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सवर्णों के लिए सरकार क्या देती है। दर दर भटक रहा है न्याय के लिए, तो कम से कम एक सवर्ण आयोग का भी गठन हो जाए, तो पीड़ित जरूरतमंद सवर्ण अपनी बात उस आयोग में कहेगा। तो आज कहाँ जाए कहने के लिए? हर जगह चरम पर है जातिवाद, और जातिवाद पैदा करने का काम इस देश के राजनीतिक दल के नेता और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जात के आधार पर काम कर रही हैं। इनको नहीं करना चाहिए। तो वोट के लेकर के लड़ाने भिड़ाने, जात को प्राथमिकता देना, ये गलत है। क्या अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बीजेपी का समर्थन करती है, और अगर हाँ तो किन विषयों पर करती है? मैं बता दिया कि बीजेपी के लिए राष्ट्र, समाज, धर्म, ठीक है ना, सभी का कल्याण, सर्व समाज के कल्याण की बात करती है, अपने मैनिफेस्टो में भी रखी है। इसको देख करके ये किया गया कि ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। अब जिसे सपा है, पीडीए, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित, शेष उनको वोट नहीं चाहिए। एक दलित का खुलेआम लेकर के चलती है पार्टी बसपा है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी करती है कि नहीं करती है अलग का विषय है, करती भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब कुछ तो कर रही है ना। लेकिन जो भी योजना मैंने बताया कि चाहे वो अन्न की सुविधा हो, चाहे जो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है, वो मिल रही है सभी को। मुसलमान उससे लाभान्वित हो रहे हो, मुसलमान भी लाभान्वित हो रहे हैं, पिछड़े भी हो रहे हैं और दलित भी हो रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। जात के आधार पर तो वहाँ दिया नहीं जा रहा। ये दरअसल त्रिपाठी जी मेरे लिए थोड़ा दो फसला वाला मामला है। जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाली बात करती है, और वहीं अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि बीजेपी पे ये हमेशा से आरोप लगते आ रहे हैं, जो कुछ हद तक सही भी हैं, कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। तो ये कहाँ तक सही है? एक तरफ बात कर रही है बीजेपी, आप भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, तो ये कहाँ तक संगत है? क्योंकि बीजेपी सनातन को लेके चल रही है ना, राष्ट्र को लेके चल रही है ना। तो सनातन बीजेपी नहीं, बता रहा हूं कि मुस्लिम और हिंदू की बात वहां है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया हारती है, पाकिस्तान जीतता है, तो पटाखे फोड़ता है, तो वो कट्टर मुस्लिम पाकिस्तानवादी हैं। ऐसे लोगों को ठीक करती है।
जो मुसलमान गरीब है, अपनी जीविका को लेकर के परेशान है, चल रहा है, तो वहां कहाँ भेदभाव कर रहे, उसको करे कि इनको राशन मत दो, इनको आवास मत दो, इनको सरकारी सुविधा मत दो, उसमें भेदभाव बीजेपी करती तो मैं मानता कि हिंदू मुस्लिम का मतलब कि वे कट्टर मुसलमान जो भारत में रह करके भी भारत का विरोध करते हैं, भारत को देखना नहीं चाहते, भारत माता को डाइन कहने वाले लोग, ये भारत में रह करके ये कलंक है। तो बीजेपी उनको ठीक करती है तो ठीक करती है, बढ़िया करती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर भारत में रह के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो कैसे डिसाइड कैसे होगा, कैसे तय कैसे होगा कि ये मुसलमान पाकिस्तानी है, पाकिस्तान विचारधारा को सपोर्ट करता है, और ये मुसलमान हिंदुस्तान की विचारधारा वाला है? ये इसी रूप में डिसाइड हो रहा है कि गरीब मुस्लिम बस्तियों में आप जा करके देखिए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ कितना मिल रहा है, चाहे आवास के रूप में, चाहे राशन के रूप में, चाहे दवा के रूप में, जो भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग लाभ आ रहे हैं। किसी भी गांव में आप जा करके देखिए कि सरकार वहां यह वर्गीकरण कर रही क्या कि मुसलमान है इनको यह सुविधा न दिया जाए, ये दलित है इनको सुविधा न दिया जाए। यह भेदभाव सिर्फ ब्राह्मण और सवर्णों के साथ सारी सरकारें करती हैं। अच्छा, क्या भविष्य में आपका मन है चुनाव लड़ने का? नहीं, मैं सेवा भाव से संगठन बनाया था, लेकिन अगर ब्राह्मणों पर हो रहे कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार अगर इसी तरह से रहा, आवश्यकता पड़ी और संगठन की सहमत बनी, तो सड़क पर लड़ते लड़ते 24 साल हो गया। अगर संगठन और समाज आदेश करेगा तो मैं जंगे मैदान कूद करके उन लोगों के आशीर्वाद से अगर जीत गया तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सदन में भी पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार ब्राह्मणों की, सवर्णों की लड़ाई सदन में लड़ने का कार्य करेगा। तो किस किस पार्टी से, अगर मान लो सहमति बनती है, तो किस पार्टी से लड़ेंगे आप? नहीं, मैं कह दिया कि मैं किसी पार्टी के अधीन नहीं हूँ, न उनके सहमत में कार्य कर रहा हूँ। किसी भी एक ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा से या लोकसभा से जहां हमको भरोसा रहेगा कि हमारा समाज सब कुछ साथ देगा, मैं उस विधानसभा से जो संगठन निर्णय करेगा प्रत्याशिता करूंगा और साफ शब्द में कहूंगा कि सिर्फ मुझे ब्राह्मण का वोट चाहिए, जहां से ब्राह्मण बहुतायत होगा, और अकेले जीत करके ब्राह्मण के वोट पर जीत करके मैं दिखा दूंगा। आप पर त्रिपाठी जी हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आम जनमानस का ना होकर परिवारवाद का शिकार हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा हमारे संगठन में कि कोई परिवारवाद का शिकार हो, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जो अपने पद से रिटायर होंगे कुछ समय बाद, मान लो हर कोई होता है अपने पद से रिटायर, तो किसे देखते हैं आप अपने जो है पद के दावेदार के रूप? देखिए, संगठन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति और जागीर नहीं होती है, यह जीवन का सबसे बड़ा त्याग है। बहुत विशाल परिवार का निर्माण किया हूँ, देवरिया से लेकर के सहारनपुर तक और लखीमपुर से लेकर के आप चले जाइए ललितपुर तक, बहुत विशाल परिवार हो गया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे समाज के युवा संगठन के लोग मुझे पिताजी कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं जीवन की बहुत बड़ी कमाई किया। तो इस परिवार में जो दूसरा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के रूप में दिखाई देगा, चाहे वो कहीं का होगा, वही हकदार होगा। अच्छा, अभी कोई है नजरों में आपकी? बहुत लोग हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो मैं एक युवा की तरह काम कर रहा हूं, जब वो अब आएगा तो आपको दिख जाएगा और कोई विवाद भी नहीं होगा। यह मेरी जीवन की तपस्या की कमाई है और इसे वही प्राप्त करेगा। ये मेरा पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता, रिश्तेदार नहीं प्राप्त कर सकता। वसीयत के रूप में पैतृक संपत्ति की वसीयत प्राप्त कर सकता है, मेरे जीवन की और कमाई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस कमाई को इस विशाल संगठन परिवार में जो सुयोग्य होगा वही इस विरासत को प्राप्त कर सकता है। त्रिपाठी जी, आपको कभी राजनीतिक पार्टियों से प्रलोभन आया है कि आप हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, मतलब हमारे साथ मिल जाओ? अच्छा, यह बताइए कि जिसकी औकात 1, 2, 3 विधानसभाओं में भी अच्छी तरह से नहीं है, अगर उसे प्रलोभन मिल रहा है, तो हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्रीम वोट बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं, क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये मेरा पेशा नहीं, ये व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं। जिस सिद्धांत से
समाज को, संगठन को लेकर के चल रहा हूं। ब्राह्मण हित विरुद्ध मैं कोई समझौता किसी से भी नहीं कर सकता। प्रलोभन आया है आपको, लेकिन आप उनके समर्थन में नहीं जाएंगे। सवाल ही नहीं है। इसके लिए संगठन थोड़ा ही चला रहा हूं। मैं भी एक इतिहास की रचना में हूं। जैसे आपने कहा कि आपके बाद कौन आएगा, तो आज मैं बता दूं कि मेरे बाद अगर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, संगठन ही नहीं, संगठन और समाज दोनों को बड़ी मशक्कत उठानी पड़ेगी। ये मेरी तपस्या है, ये मेरी उपलब्धि है। कट्टरपंथी संस्थाओं का समर्थन करते हैं आप? किस नाम बताइए? जैसे कि कट्टरपंथी संस्थाएं हो गई, आरएसएस हो गया, कट्टरपंथी में ही आते हैं। इन जैसी संस्थाओं का समर्थन करते हैं आप? आप मुझे एक उदाहरण बताइए जहां आरएसएस को मैं समर्थन कर रहा हूं या किया हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं राष्ट्रवादी संगठनों का, सनातनवादी संगठनों का, चाहे वो कट्टर हो या मृग हो, जो राष्ट्र और समाज के लिए जीता हो, सनातन के लिए जीता हो, ब्राह्मण के लिए जीता हो, मैं उसका समर्थन आंख मूंद के करता हूं और करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और सनातन को लेकर चल रही है, तो ब्राह्मण सनातन की आत्मा होता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि राष्ट्र, समाज और धर्म से पहले ब्राह्मण की सुरक्षा आवश्यक है। कारण कि सनातन की आत्मा होता है ब्राह्मण। जब ब्राह्मण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह राष्ट्र खतरे में रहेगा, सनातन खतरे में रहेगा और धर्म खतरे में रहेगा। तीनों की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्र जो है वो सिर्फ समाज, सनातन तक ही सीमित है क्या? जैसे आपने कहा कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण की सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। और भी वर्ग हैं, जैसे दलित वर्ग है, हजारों साल से जिसका शोषण होता रहा, अगर थोड़ा बहुत उसको आरक्षण मिल गया, ऊपर आने का काम कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? कहाँ जलन किसको है? मैं तो हो, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो पहले क्या कहा कि मैं उन दलितों का, जो पात्र दलित हैं, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनके पर डाका पड़ रहा है, कौन बोल रहा है? उनका हक लूट रहे हैं लोग, कौन बोल रहा है? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी उसकी आवाज उठा रहे हैं कि वो पात्र व्यक्ति है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। और कर कौन रहा है? उसी के वर्ग का कर रहा है। तो अन्य दलों के नेता क्यों चुप हैं? क्यों नहीं इसका विरोध करते कि जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूं और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि देश के गरीबों का लाभ हो? क्यों नहीं कहते? ये राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हिस्से में है। कहाँ मैं उनका उत्पीड़न कर रहा हूँ? भाई, मैं तो उनका समर्थन कर रहा हूँ, उनके हक की बात कर रहा हूँ। वो बुलाएं, जहां बुलाएंगे हम उनके साथ हैं, खड़े हैं। आज भी कर रहा हूं, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, जातिगत आरक्षण का विरोधी हूं। उसका दुरुपयोग हो रहा है उस रूप में। सभी पार्टियों को इस पर आना चाहिए और साथ देना चाहिए उन गरीब दलितों का, जिनके हक पर डाका डालने का काम उसी वर्ग के उच्च पदस्थ लोग कर रहे हैं। आपके लिए त्रिपाठी जी पहले क्या आता है, धर्म या राष्ट्र? राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद अन्य। राष्ट्र सर्वोपरि है। संविधान या गीता? क्रमशः पहले राष्ट्र, उसके बाद धर्म, गीता, क्रमशः जो भी है वो सब मान्य है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। मनुस्मृति को मानते हैं आप? वो संविधान रहा है, आज भी मैं मानता हूं। उसी पर समाज की व्यवस्था चलती रही है। जो मनुस्मृति को गालियां देते हैं, जलाते हैं या उसका विरोध करते हैं, मेरा उनको सुझाव है कि वो अध्ययन करें मनुस्मृति का। आज ने संविधान के आधार पर ये कोर्ट और सारी चीजें व्यवस्था देखी जा रही हैं। एक समय वो था कि मनुस्मृति के जो संविधान है सनातन की, उसी आधार पर देश और समाज की व्यवस्थाएं चलती थी और सबको मान्य था। लेकिन वही अम्बेडकरवादी लोग उसे जलाते भी हैं। उनका कहना है कि मनुस्मृति जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का प्रतीक है। ये ब्राह्मण एकरूपता की बात करता है। नहीं, ये ब्राह्मण भगवान की तरफ से व्यवस्थाएं थी, जाति प्रथा तब थी नहीं। ये व्यवस्थाएं भगवान ने जो जिस कर्म करता था, कर्म के अनुसार उनको उस जाति या वर्ग में व्यवस्था दी गई या उन्होंने बांटा। आज भी देख लीजिए, तमाम कहाँ बढ़ई कोई काम कर रहा है क्या? डोम कोई काम कर रहा है क्या? नाऊ का एक ही अकेले काम कर रहा है? आज बाल बनाने का काम जो है कई जात के लोग कर रहे हैं।
तो हम पूछने जाते हैं तुम किस जात के हो, हम यही जानते हैं। अगर मुसलमान भी तमाम दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं, बाल काटने का काम कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये नौ है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप पिछड़े वर्ग के समर्थन में हैं, आप जातिगत जो है आरक्षण के विरोध में हैं, दलित वर्ग हैं उसके उनके लिए आप आवाज़ उठाने को तैयार हैं, हमेशा तत्पर हैं। तो आपका और उनका मत एक मत एक कैसे होगा? क्योंकि आप मनुस्मृति की बात करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो मनुस्मृति को जलाते हैं। वो लोग जलाते हैं जो अवांछनीय तत्व हैं, जो आपसी सद्भाव को बिगाड़ करके अपनी राजनीतिक गोटी सेट करना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज भी जाकर के आप गांव में देखिए कि इतना आपसी सौहार्द आज भी है बरकरार। उनको भड़काने का काम ये जो उस समाज के जो नेतागण है ना, वो तो देखे नहीं कभी। अपने बाप दादाओं से पूछें उन्हें कितना सम्मान मिलता था। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के यहाँ काम करने वाले, हम लोग उनको चाचा चाचा कहते थे, दादा दादा कहते थे। घर में शादियां होती थी तो उन्हें भी वही वस्त्र सिलवाया जाता था, वही उचित सम्मान दिया जाता था, साड़ियां दी जाती थी, दूसरी माँ कही जाती थी दलित की महिला को। जो धोबी हमारी लड़की के मन में सिंदूर डालती थी पहला, उसको पूजा जाता था। हमारे घर की औरतें उसको लोढ़े से टीकती थी और हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगती थी। ये नफरत का प्रतीक है। उनको उससे ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे पूर्वज या उनके पूर्वज मिल करके आपसी सौहार्द को काम करने का काम करते थे, कितना सुंदर लगता था। आज की हालत क्या है? एक दूसरे वर्ग नफरत की आग में जल रहे हैं, आपसी सौहार्द मिटता जा रहा है। अगर यही हालात रही तो समाज बिखर जाएगा, समाज बिखरेगा तो राष्ट्र बिखरेगा। हम तमाम घटनाएं आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोई किसी जितने दलित बसे होंगे वो किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय या अपर कास्ट की जमीन में 99% अपनी जमीन देकर के लोगों ने बसाया। बेटे जैसा उनको मानते थे, अपने आदमी के लिए पट्टीदारी में अपने भाई से सर फोड़ देते थे, विवाद हो जाता था आपस में कि आपने हमारे आदमी को क्यों मार दिया। उनके सुख दुख में आर्थिक मदद से लेकर हर तरह की मदद करते थे। ये आपसी सौहार्द का प्रतीक था। ऐसे में कहते हो कि उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका उत्पीड़न होता था। कहीं कहीं कोई बात पड़ भी गई हो तो बाप बेटे को नहीं डांटता है, उसको घर से निकाल देता है। उस क्रम में अपनापन में कहीं कोई गलती हुई हो, डांट दिया हो, वो अलग की बात है, डांटता रहो। लेकिन प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, ये मिथ्या आरोप है। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। तो आज भी 65 साल का उम्र हो गया, मैं वो दिन भी देखा हूं, आज भी देख रहा हूं। आज तो फैशन बन गया है। मैं बताया कि ब्राह्मण को गाली दो, ब्राह्मण का विरोध करो, नेता बन जाओगे रातों रात में। ऐसे लोग नष्ट हो जाएंगे, शीघ्र नष्ट हो जाएंगे और उनको मंजिल नहीं मिलेगी। त्रिपाठी जी, ये क्विक राउंड सा है, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, आप बताइएगा कि आप किसके समर्थन में हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा और आप बताइए कि आप किसके समर्थन में हैं। बताइए। तो मोदी और योगी, आप किसके समर्थन में हैं? देखिए, मोदी जी होश हैं और योगी जी जोश है, ठीक है ना? हाँ। और दोनों मिल करके देश को संवारने का काम कर रहे हैं, यह गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री के पद पे आप किसे देखना चाहेंगे, मोदी को कि योगी को? जो वर्तमान में है उसको देखा जाए, ये तो भविष्य की गर्त में है ना। मैंने कह दिया कि मोदी जी होश हैं और योगी जी जोश हैं। अच्छा। होश में हम्म। जोश जो संभाल के, या जोश में होश, एक दूसरे के पूरक दोनों हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर के देश और राष्ट्र को सही दिशा में ले चलने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी के लिए गर्व की बात है। ब्राह्मणवाद या सामाजिक एकीकरण? ब्राह्मणवाद ही तो, अगर ब्राह्मणवाद हो जाए तो सामाजिक एकीकरण हो जाएगा। इसलिए कि ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण का सिद्धांत क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये ब्राह्मणवाद है। तो ये जो चारों आपको बताया है, यही राष्ट्रवाद है। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? अब ये दोनों के एजेंडे में राष्ट्र या समाज के हित की
जो अलगाव की राजनीति करता हो, भेदभाव की राजनीति करता हो, वो राष्ट्र और समाज के लिए खतरा है। तो आरोप तो दोनों पे लगे हैं, कांग्रेस पे भी लगते आ रहे हैं कि वो मुस्लिमों के लिए कार्य करती है, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पे भी आरोप लगे हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई तो सिर्फ यादवों को ही नौकरी मिलेगी। आरोप तो दोनों लोगों पे लगे। आरोप से तो कोई नहीं बच पाएगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अगर किसी सीट पर बैठा दिए जाए तो कितना हो ब्राह्मणवाद की बात हो रही है कि वसुधैव कुटुंबकम का मैं उपासक हूँ, लेकिन अवांछनीय तो समाज की यही कहेंगे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का हित चाहेंगे। मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण हित में ही राष्ट्र का हित है, समाज का हित है। इसलिए कि इतना बड़ा विचारक, चिंतक का जब भला होगा, वो सुरक्षित रहेगा, तो राष्ट्र और समाज सुरक्षित होगा। यही ब्राह्मणवाद है। त्रिपाठी जी, ये थोड़े पुराने इंसिडेंट पर बात करना चाहूँगा मैं। आपका मैंने एक डिबेट देखा था जिसमें आप श्री प्रकाश शुक्ला जी को जो है आज का आधुनिक वर्तमान का जो है परशुराम कह रहे थे। तो कैसे, मतलब वो तो श्री प्रकाश शुक्ला को आप किस रूप में मानते हैं? मैं तो उस टाइम शायद पैदा भी नहीं हुआ हूँगा। आज क्या मानते हैं उसको? संत या नेता या अपराधी? कुछ तो मानते होंगे ना। अपराधी अपराधी मानते हैं। कैसे अपराधी आपने कह दिया? कैसे बताइए? क्योंकि करीब शायद उन पे 80 से 85 मर्डर केस हैं, और उन्होंने ही, मैंने पढ़ा है, जो आईजी साहब हैं जिन्होंने उनका एनकाउंटर किया था, उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि शिवप्रकाश शुक्ला ने ही जो है कल्याण सिंह को भी मारने की धमकी दी थी। ये कल्पना मन्नज है जी 70-80 मुकदमे हत्या के उस पर थे, ये आपका कहना है। हाँ। दो सिद्ध न्यायालय से कितने मामले में हुए? अब इतनी तो जानकारी खैर नहीं है मुझे। अपराधी कब होता है? जब मैं भी तो अपने जीवन में किसी का एक मूली भी नहीं उखाड़ा था, लेकिन विरोधियों के षड्यंत्र से मैं चोरी के आरोप में जेल चला गया था। तो क्या मैं चोर हो गया? आजकल तमाम फर्जी धाराओं में पुलिस कट्टे के साथ बच्चों को चालान कर देती है। क्या वो कट्टेधारी है? 50 उदाहरण हमारे पास। अपराधी तब होता है आदमी जब वो न्यायालय से सिद्ध हो जाता है, तब ये कहा जाता है कि अमुक धारा के तहत यह व्यक्ति अपराध किया है और अपराधी है। श्री प्रकाश शुक्ला मेरे जिले का था, मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी है। हरिशंकर तिवारी जी, जिनको माफिया कहा जाता था, वो मेरे गांव के हैं। और वीरेंद्र प्रताप शाही जी, जो इन ग्रुप के थे, वो भी 8-9 किलोमीटर के थे। तीनों ये बाहुबली 10 किलोमीटर के सराउंड एरिया के रहे हैं। लगभग सभी के बारे में मैं जानता हूं। श्री प्रकाश शुक्ला, क्योंकि आप डिबेट में हैं, जी एक घटना बता दीजिए जो किसी शरीफ, गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार, निर्दोष की हत्या किया हो। तो एक घटना। आपकी नज़रों में हत्या वही है कि अगर किसी गरीब को मार दिया तो वो हत्या, अगर किसी ऊंचे को मारा है, किसी पद वाले व्यक्ति को मारा तो हत्या नहीं है? नहीं नहीं, आप सुनिए। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा, उसने उनको मारा जो दूसरे को मारे थे, निरीह को मारे होंगे। राम ने भी हत्या किया, कृष्ण ने भी हत्या किया, कंस ने भी हत्या किया, रावण ने भी हत्या किया। कृष्ण और राम की हत्या को वध क्यों कहा गया? इसलिए कि उन्होंने आतताइयों क्या, अन्यायियों का वध किया और आम जनमानस को न्याय दिलाया, सुरक्षा दिया, शांति दिया। और रावण और कंस ने निरीहों को मारा, ऋषि मुनियों को काटा, वो समाज के द्रोही थे। ठीक है ना? तो मैं आज भी कहता हूं कि जो वर्तमान परिवेश में, मैं पक्ष नहीं करता किसी का, न मैं किसी का पक्षधर हूं न किसी का पोषक हूं। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग अपराधी हैं, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता, चाहे जो भी इस तरह के अपराधी रहे हों। लेकिन आप बताइए कि जो पीड़ित मानवता के शत्रु हों, अनायास बेबस लाचार गरीबों को उजाड़ते हों, उनका वध करते हों, तो ऐसे लोगों का वध उचित है या अनुचित है?
मैं आपसे सवाल करता हूँ। अब मैं तो दरअसल त्रिपाठी जी ऐसे मंच पे या इतनी ऑथेंटिसिटी मेरी नहीं है कि मैं इस पे जो है पुलिस इनकाउंटर करती है, हम्म, क्यों मारती है, क्यों इनकाउंटर करती है भाई? इसलिए कि अवाम के वो शत्रु हैं, तमाम लोगों के निरीहों को मारा है, इसलिए पुलिस काउंटर कर देती है। सेम वही मानिए आप। नहीं जैसे श्री प्रकाश शुक्ला पे आप अच्छा आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी आप क्या मानते हैं श्री प्रकाश शुक्ला को? किसको? श्री प्रकाश शुक्ला को संत मानते हैं, अपराधी मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं तो कहा था कि मैं उसकी प्रतिमा लगवाऊंगा अच्छा। इस देश में, इसलिए कुछ सुनिए, निरीहों की रक्षा किया है, अपराधियों का मारा है, आतताइयों का वध उसने किया है। यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था जनपथ में, श्री प्रकाश शुक्ला जी की जब रैकी करी गई थी तब उन्होंने एक इंस्पेक्टर को गोली मारी थी, वो कहाँ तक सही था? वो तो आतताई नहीं थे। अब ये उस काल का, उस समय की बात रही होगी। आप, मैं अभी यहीं बैठा हूं और चार लोग आकर के फायर करने के लिए आ जाए मेरे जान को मारने के लिए, तो अगर चाकू ही मेरे पास होगा तो आत्मरक्षा तो मैं चाकू चलाऊंगा ही। तो चाकू से कोई मर गया तो ये तो देखा जाएगा कि राजेंद्र त्रिपाठी ने चाकू मार करके घायल किया और मर गया। ये नहीं देखेगा कोई कि अगर वो चाकू नहीं रहता तो पिस्तौल से मुझे दाग देता। तो समय काल की बात है कि कौन कैसे क्या ही रहा। इस देश में ददुआ जैसे लोगों की मूर्ति लगती है, फूलन देवी जैसे लोगों की मूर्ति लगती है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। क्या ये लोग ऋषि थे क्या, ददुआ और फूलन देवी? लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही है। उस वर्गों को अभी वोट इस देश के राजनीतिक दलों का चाहिए। त्रिपाठी जी जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आप राम भगवान को भी मानते हैं और रावण को भी पूजते हैं, तो ये दरअसल मुझे समझाइए कैसे कि आप राम भगवान को भी मानते हैं और रावण जिन्होंने जो है सीता माता का हरण किया था उनको भी मानते हैं। बहुत से लोगों ने तो रावण के मंदिर भी बनवाए हुए हैं। देखिए, ये यह का बहुत बड़ा तर्क का विषय है। ये राम हमारे लिए आदर्श हैं, चरित्र हैं, मर्यादा है। रावण विद्वता के परिचायक हैं, ब्राह्मण थे वो। लेकिन हम राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं। कानपुर में भी मंदिर है। कहाँ? कानपुर में मैंने सुना है एक मंदिर है रावई। रावण की पूजा केवल बिसरख में होता है, नोएडा में है, जहाँ उनको माना जाता है कि उनके पूर्वज यहीं रहते थे। मैं उस गांव में गया हूँ, सिर्फ मंदिर रावण का वही है। दक्षिण भारत में लोग बताते हैं कि है। तो आप पूजा नहीं करते हैं उनकी? किनकी? रावण की? रावण की पूजा नहीं करते, राम की पूजा करता हूँ, कृष्ण की पूजा करता हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, भगवान श्री परशुराम की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। नहीं ये आरोप है कि ब्राह्मणों पे कि वो राम भगवान की भी पूजा करते हैं और रावण को भी पूजते हैं, इसीलिए मैंने नहीं, पूछा। ऐसी यहाँ इधर तो नहीं है कि राम की भी पूजा करते हैं, रावण की भी। रावण की विद्वता मेरे लिए गर्व की बात है। उतना विद्वान नहीं रहा, लेकिन उसने माता सीता का अपहरण किया। तो माँ जानकी जी का अपहरण कैसे हुआ, क्या उस समय भी मैं बहुत नहीं जाऊंगा। लेकिन माता जानकी की इच्छा के विपरीत रावण ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। तो ये मर्यादा का उसने उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा का पालन किया है। उनके इस श्रेष्ठ कार्य पर भी गर्व है। लेकिन पूजा अगर जाएगा, समाज पूजेगा तो भगवान हमारे राम की ही पूजा होगी। इसलिए कुछ चरित्र है, हमारे आदर्श है। दोस्तों आज की वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बस एक वित्तीय करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपसे कि हमारी टीम ने हमने देखा है कि आप लोग जो है हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे। आप लोग दरअसल जो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 1 मिनट की रील देखते हैं या जो यूट्यूब चैनल पे हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, कितना ज़्यादा खर्चा आता है, वो शायद आप लोग नहीं जानते हो। अभी तक मैं जितना भी कॉस्टिंग है सब अपनी जेब से भर रहा हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस आपसे इतनी विनती है कि आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, जो कि करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगेगा।
फॉलो करने में, सब्सक्राइब करने में। लेकिन आपके फॉलो और सब्सक्राइब करने से हमारा जो मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें जो मोटिवेशन मिलेगा, उससे शायद हम आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमें जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी तक मैं करता आ रहा हूँ। तो बस छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के, जो भी समझते हैं आप मुझे, इतना करिए मेरे लिए, और वादा कि आपके लिए कंटेंट तो प्रोवाइड मैं करते ही रहूँगा। धन्यवाद।